गरीबी एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही धंसता चला जाता है। सोमनाथ भी इसी दलदल का एक हिस्सा था, लेकिन आज उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। पार्वती, अरे सुनती हो पार्वती, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ जी? आज बड़े खुश लग रहे हो। क्या कोई चमत्कार हो गया? और जरा धीरे बोलिए, गला क्यों फाड़ रहे हैं? चमत्कार ही समझो पार्वती, आज विधाता ने हमारी सुन ली। पास के गांव के सबसे बड़े अनाज व्यापारी सेठ करोड़ीमल जी के यहाँ काम मिल गया है। काम तो आपको पहले भी कई बार मिला है, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, फिर वही खाली हाथ और वही तंगहाली। क्या इस बार भी वैसा ही होगा? नहीं पार्वती, इस बार बात अलग है। सेठ जी ने मुझे अपने खास गोदाम के लिए रखा है। पूरे 4-5 महीने का पक्का काम है। चावल की बोरियां उतारनी है और करीने से लगानी है। और जानती हो, इस बार मजदूरी भी रोज की दिहाड़ी से ज्यादा मिलेगी। 4-5 महीने? भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब कम से कम कुछ समय के लिए ये भूख और कर्ज का डर तो पीछा छोड़ेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब हमें रोज काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ पार्वती, अब हम ढंग से पेट भर सकेंगे। बस कल पहला दिन है, भगवान सब ठीक रखना। मैं सुबह सूरज निकलने से पहले ही निकल जाऊंगा। अगली सुबह नई उम्मीद की किरण लेकर आई। सोमनाथ समय से पहले ही गोदाम पहुंच गया था और वह हर बोरी को अपनी किस्मत समझकर उठा रहा था। सेठ करोड़ीमल अपने मुनीम के साथ टहलते हुए आता है। वो सोमनाथ को मेहनत करते देख मुनीम से बोलता है, मुनीम जी, ध्यान रहे, ये जो नया लड़का आया है इससे कह दो कि ये बासमती की बोरियां हैं। एक एक दाना सोने के बराबर है। अगर एक भी बोरी यहाँ वहाँ हुई तो इसकी खाल उधेड़ दूंगा। जी सेठ जी, आप चिंता न करें, मैंने इसे समझा दिया है। ये बेचारा है तो सीधा, पर काम में जरा ढीला लग रहा है। सोमनाथ एक बहुत भारी बोरी अपने सर पर उठाता है। बोरी काफी भारी थी, जिससे वो बड़ी मुश्किल से उठा रहा था। हे भगवान, बस ये सीढ़ियां चढ़ जाऊं, आज का दिन अच्छे से बीत जाए। आज पार्वती के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर जाऊंगा। इतना कहकर सोमनाथ सीढ़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ता है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और सोमनाथ जोर से पीछे की तरफ गिरता है। वह नीचे रखी चावल की दूसरी बोरियों के ढेर पर धड़ाम से गिरता है। उसके वजन और गिरने की रफ्तार से 2 बोरियां और फट जाती है। ये देख सेठ और मुनीम दौड़ते हुए आते हैं। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका होता है। ये क्या किया तूने, हरामखोर नीच! मेरा हजारों का नुकसान कर दिया। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा पैर फिसल गया था, फर्श पर कुछ गिरा था। पैर फिसल गया था? तुझे पता है इस एक बोरी की कीमत क्या है? तेरे जैसे 10 मजदूरों को बेच दूं तब भी इसकी भरपाई नहीं होगी। तू काम करने आया है या मेरा दिवाला निकाल ले? सेठ जी, मैंने कहा था ना, ये अनाड़ी है। देखिए, सारा बासमती चावल मिट्टी में मिला दिया इसने। सेठ जी, आज पहला ही दिन है, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं दिन रात काम करके ये पैसे चुका दूंगा। मेरा घर मत उजाड़िए सेठ जी। निकल यहां से, अभी क्या भी। दोबारा इस गोदाम की तरफ मुंह भी किया तो सीधे जेल भिजवा दूंगा। और याद रखना, ये जो नुकसान तूने किया है इसकी पाई पाई मैं वसूल करूंगा। तेरा घर बिकवा दूंगा, समझा? भाग यहां से। सोमनाथ अपमानित होकर दुखी मन से वहां से चला जाता है और चलते चलते वह गांव के बाहर एक पुराने विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है और वो पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आज बरसों बाद उम्मीद जगी थी, पर तूने उसे भी छीन लिया। अब मैं पार्वती को क्या मुंह दिखाऊंगा? सेठ जी मेरा घर छीन लेंगे, हम कहाँ जाएंगे?
रोते रोते सोमनाथ की आंखों में भारीपन आने लगता है। मानसिक और शारीरिक थकान के कारण उसे वहीं गहरी नींद आ जाती है। सोते सोते रात हो जाती है और सोमनाथ को एक सपना आता है और वो देखता है कि वो सेठ के गोदाम के बाहर खड़ा है और वो देखता है कि सेठ के गोदाम में आग लगी है। गोदाम से धुआं निकल रहा है। ये देख अचानक सोमनाथ की आंख खुलती है। आग, गोदाम में आग। नहीं, ये क्या था? क्या ये सिर्फ एक सपना था? पर ये इतना सच क्यों लग रहा था, जैसे सब मेरी आंखों के सामने हो रहा हो? नहीं, मैं इसे सिर्फ सपना मानकर नहीं बैठ सकता। अगर ये सच हुआ तो सेठ जू का सब कुछ राख हो जाएगा। मुझे जाना होगा। सोमनाथ अपनी पूरी ताकत लगाकर गोदाम की तरफ दौड़ने लगता है। गोदाम के रोशनदान से सच में धुआं निकल रहा है। आग की लपटें अभी छोटी हैं पर फैल रही हैं। सोमनाथ वहां पहुंचता है और चिल्लाना शुरू करता है। आग, आग, बचाओ! सेठ जी, मुनीम जी, जागिए! गोदाम में आग लग गई है। सोमनाथ की आवाज सुनकर गांव के लोग जाग जाते हैं और दौड़कर गोदाम पर आते हैं। गांव वाले गोदाम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और पानी से आग को बुझा देते हैं। कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है और तभी सेठ करोड़ीमल दौड़ता हुआ वहां आता है। अरे सोमनाथ, तू यहाँ कैसे? तुझे तो मैंने दोपहर में भगा दिया था। सेठ जी, मैं गांव के बाहर सो रहा था। मुझे लगा कि गोदाम संकट में है, बस दौड़ता हुआ चला आया। शुक्र है भगवान का कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर तू सही समय पर शोर ना मचाता तो आज मेरी बरसों की कमाई राख हो जाती। मुनीम की लापरवाही ने मेरा घर जला दिया होता। सोमनाथ, मुझे माफ कर दे। मैंने दोपहर में तुझ पर हाथ उठाया, तुझे गालियां दी। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। आपने मुझे काम दिया और मुझे मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दिया। मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। उस रात सोमनाथ को समझ आया कि वह सपना महज एक इत्तेफाक नहीं था। कुदरत उससे कुछ दिखाना चाहती थी। वो अपने घर वापस लौटता है और सारी बात पार्वती को बताता है। उसे अपनी दिव्य शक्ति का आभास हो चुका था, जो भविष्य की परछाइयों को देख सकती थी। पर उसे क्या पता था कि ये तो बस एक शुरुआत थी। अगली रात फिर वही हुआ। क्या हुआ जी? फिर वही सपना? आप इतनी जोर जोर से क्यों हाँप रहे हैं? पार्वती, मैंने देखा, मैंने फिर से देखा। इस बार आग नहीं थी, इस बार कुछ और था। क्या देखा आपने? क्या फिर किसी पर मुसीबत आने वाली है? नहीं पार्वती, इस बार कुदरत हमें कुछ देना चाहती है। मैंने सपने में गांव की सरहद वाली वो पुरानी ऊसर जमीन देखी, जहां वो सूखा हुआ कुआं है। याद है तुम्हें? हाँ, वही कुआं जहाँ लोग जाने से डरते हैं। पर वहाँ क्या है? मैंने देखा कि उस कुएं की मुंडेर के पास एक बड़ा पत्थर थोड़ा ढीला है। उसके पीछे एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा छिपा है। पार्वती, उस घड़े में सोने की मोहरें चमक रही थीं। वो सपना इतना साफ था कि मैं अभी भी उन मोहरों की चमक अपनी आंखों में देख सकता हूँ। कहीं ये कोई छलावा तो नहीं? हमें ऐसी चीजों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जी। नहीं पार्वती, ये संकेत है हमारी गरीबी दूर करने का। कल रात को ही हमें वहां जाना होगा और देखना होगा कि ये सच है या झूठ। सुबह होते ही वो दोनों उस सूखे कुएं के पास पहुंचते हैं और सोमनाथ कुएं के पास पड़े पत्थरों को टटोलने लगता है। देखो पार्वती, यही है, यही वो पत्थर है। सो सोमनाथ हाथ से मिट्टी और पत्थर को हटाता है। उसके पीछे एक गहरा गड्ढा दिखता है। वह अपना हाथ अंदर डालता है और धीरे धीरे एक भारी मिट्टी का घड़ा बाहर निकालता है। इसे खोलकर देखिए जी, इसमें क्या है?
सोमनाथ जैसे ही कपड़े को खोलता है, घड़े में सोने की पुरानी मुहरें चमक उठती हैं। ये देख दोनों हैरान हो जाते हैं। पार्वती, ये सच है, हमारा भाग्य बदल गया। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। जी, इसे जल्दी छिपाइए। अगर गांव में किसी को पता चला तो लोग हमें जीने नहीं देंगे। जमींदार और पुलिस सब पीछे पड़ जाएंगे। तुम सही कह रही हो पार्वती। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं। हमें कल सुबह ही ये गांव छोड़ देना चाहिए। हम किसी दूसरे राज्य के बड़े नगर में जाएंगे, जहां हमें कोई ना पहचानता हो। सोमनाथ ने अपनी मोहरों का एक हिस्सा बेचकर शहर में एक बड़ी हवेली खरीदी। वह अब सोमनाथ सेठ के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जो धन लाया था उसका अतीत बहुत गहरा था। कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे घर में रहेंगे। अब तो सब कुछ ठीक रहेगा ना सोमनाथ जी? हाँ पार्वती, अब सब ठीक है। आज मैं बाजार जा रहा हूँ। बड़े स्तर पर अनाज का व्यापार शुरू करूंगा। बस ये कुछ मोहरे साथ ले जा रहा हूँ। इनसे शुरुआती सौदा होगा। जी, संभल कर रहिएगा। ये मोहरे पुरानी हैं, कोई शक न कर ले। अरे पगली, अब हम अमीर हैं। अमीर लोगों पर कोई शक नहीं करता। तुम बस घर संभालो, मैं अभी आता हूँ। सोमनाथ मोहर लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। राम राम सेठ जी, मैं सोमनाथ इस शहर में नया आया हूँ। मुझे अपने व्यापार के लिए भारी मात्रा में चावल और गेहूं चाहिए। ये रही सूची। अरे आइए आइए सोमनाथ जी, नए ग्राहक का स्वागत है। आपकी सूची तो काफी लंबी है, सौदा भी बड़ा होगा, पर आप भुगतान कैसे करेंगे इतने बड़े सौदे का? सोमनाथ अपनी जेब से एक सोने की मुहर निकालता है और सेठ के सामने रख देता है। मुहर देखते ही सेठ की आंखें फैल जाती हैं। वह उसे हाथ में लेकर ध्यान से देखता है। ये मुहर, ये तो बहुत पुरानी और दुर्लभ लग रही है। इस पर तो बगल वाले राज्य के पुराने राजघराने का निशान है। अरे सोमनाथ जी, ये तो बहुत ही कीमती मोहर है, पर आप इसकी चिंता ना करें। क्या हुआ सेठ जी, क्या ये मोहर यहाँ नहीं चलेगी? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब है कि इतनी कीमती मुहर लेकर आप बाजार में क्यों घूम रहे हैं? आप बस निश्चिंत होकर घर जाइए। आपका सारा सामान एक एक बोरी शाम तक आपके घर पहुंच जाएगी। पैसे की बात हम बाद में कर लेंगे। आप हमारे खास मेहमान जो हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सेठ जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, सामान का इंतजार रहेगा। राम राम। सोमनाथ चला जाता है। जैसे ही वह ओझल होता है, सेठ धनसुख के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वहां लालच आ जाता है। ये कोई साधारण आदमी नहीं है। ये मोहर उसी खजाने की है जो सालों पहले पड़ोसी राज्य से चोरी हुआ था। अगर मैं ये खबर वहाँ के मंत्री को दे दूं, तो मुझे इस मोहर से 10 गुना ज्यादा इनाम मिलेगा। मैं अभी निकलता हूँ, तुम यहाँ ध्यान रखना, ठीक है? सेठ धनसुख जल्दी से सोमनाथ के पुराने राज्य में पहुंचता है। वह राजकोष मंत्री के सामने हाजिर होता है। सेठ धनसुख, तुम इतनी रात गए यहाँ, क्या बात है? मंत्री जी, बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। आपके राज्य का वो शाही खजाना जो सालों पहले गायब हुआ था, उसकी मोहरें पड़ोसी शहर में एक आदमी के पास देखी गई हैं। उसने मुझसे अनाज खरीदने की कोशिश की। क्या? क्या तुम्हें यकीन है? वो आदमी कौन है और कहाँ रहता है? जी हुजूर, उसका नाम सोमनाथ है। उसने वहाँ एक बड़ी हवेली भी खरीदी है। अगर आप अभी मेरे साथ कुछ सिपाही भेजें तो वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। सिपाहियों, सेठ धनसुख के साथ जाओ और उस सोमनाथ को गिरफ्तार करके यहां लाओ। सोमनाथ और पार्वती अपने घर पर होते हैं। अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया जाता है। सोमनाथ मुस्कुराते हुए बोलता है।
लगता है सेठ धनसुख ने सामान भिजवा दिया। देखो पार्वती, कितनी जल्दी काम हो गया। सोमनाथ दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने अनाज की बोरियां नहीं, सैनिक खड़े थे। पीछे सेठ धनसुख खड़ा मुस्कुरा रहा है। सोमनाथ, तुम्हें राजकोष की चोरी और धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या हो रहा है सेठ जी? आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको मुहर दी थी। वही मोहर तो तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी सोमनाथ। तुमने क्या सोचा था, शाही खजाना छुपा लोगे? रुक जाओ, मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना। इसे कुछ नहीं पता। ये सब मेरा किया धरा है। खजाना मैंने पाया और मैंने ही इस्तेमाल किया। ये बेकसूर है। वो तो मंत्री जी तय करेंगे। ले चलो इसे। सोमनाथ को उसी पुराने राज्य की जेल में डाल दिया जाता है। गरीबी से अमीरी तक का सफर जितना छोटा था, जेल तक का रास्ता उससे भी ज्यादा दर्दनाक रहा। सोमनाथ को कल सुबह फांसी दी जानी थी। रात काफी हो गई थी, जिससे सोमनाथ की आंखें भारी होती हैं। वह थकावट के कारण जमीन पर सो जाता है और थोड़ी देर बाद सोमनाथ को फिर से सपना आता है। वो देखता है कि एक सेवक महाराज के लिए बादाम का शरबत ला रहा है, लेकिन उस सेवक के पीछे एक काली परछाई है, महल का मुख्य रसोइया। वह सेवक को इशारा करता है। रसोइया चुपके से अपनी अंगूठी से एक काला झर शरबत में गिरा देता है। सोमनाथ चिल्लाते हुए जागता है। पहरेदार, पहरेदार, दौड़ो, अनर्थ होने वाला है। महाराज की जान खतरे में है। ओए, चुप कर चोर। सुबह तुझे यमराज के पास जाना ही है, अभी क्यों शोर मचा रहा है? मेरी बात सुन भाई, कल सुबह महाराज को बादाम का शरबत दिया जाएगा। उसमें मुख्य रसोइये ने जहर मिलाया है। अगर महाराज ने वो पिया तो वो नहीं बचेंगे। मुझे महाराज से मिलना है अभी। शरबत में जहर? तू जेल में बैठा है और तुझे महल की रसोई का पता है। भाग यहाँ से, सो जा और हमें भी सोने दे। इतना कहकर पहरेदार वापस सोने के लिए चले जाता है। हे भगवान, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? अगर महाराज को कुछ हुआ तो ये राज्य अनाथ हो जाएगा। मुझे बचाना होगा महाराज को। सोमनाथ की पुकार अंधेरी कोठरी में गूंजती रही। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। सूरज की पहली किरण जहां दुनिया के लिए नई उम्मीद लाती है, वहीं सोमनाथ के लिए यह काल बनकर आई थी। लेकिन सोमनाथ को अपनी मौत का डर नहीं था। उसे डर था तो बस अपने राजा की जान का। तभी वहां सेनापति आता है। क्यों ओए भविष्यवक्ता, रात भर चिल्लाता रहा, गला नहीं बैठा तेरा? अब तैयार हो जा, फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है। जेलर साहब, मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन मेरी एक आखिरी बात मान लीजिए। महाराज अभी नाश्ते की मेज पर बैठने वाले होंगे, उन्हें वो बादाम का शरबत मत पीने दीजिएगा। रसोइये ने उसमें मौत मिलाई है। अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे तड़पा तड़पा कर मार दीजिएगा, पर अभी महाराज को बचाइए। तू पागल है या सचमुच कुछ जानता है? अगर तेरी बात झूठी निकली तो राजा के अपमान के जुर्म में मेरा भी सर काट दिया जाएगा। अगर महाराज को कुछ हुआ तो वैसे भी ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। आप बस एक बार जांच करवा लीजिए। क्या एक मरते हुए इंसान की इतनी बात नहीं मानेंगे? सिपाही, इसे यहीं रखो, मैं अभी महल की ओर जा रहा हूँ। अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसके आने वाले पल और भी भयानक होंगे। दूसरी ओर महाराज के सामने मेज पर रखा बादाम का शरबत, और वो उस शरबत को देखकर बोलता है। विमल, आज शरबत का रंग कुछ बदला हुआ लग रहा है। क्या इसमें कुछ विशेष मिलाया है? जी महाराज, आज इसमें कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां डाली हैं आपकी सेहत के लिए। जैसे ही महाराज गिलास को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तभी जेलर भीम सिंह हांफते हुए अंदर प्रवेश करता है। रुकिए महाराज, ठहरिए, इस शरबत को मत पीजिए। जेलर भीम सिंह,
ये क्या बदतमीजी है? तुम बिना आज्ञा भोजन कक्ष में कैसे चले आए? महाराज, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन कारागार में बंद उस सोमनाथ नाम के कैदी ने, जिसे आज फांसी होनी है, दावा किया है कि इस शरबत में जहर है। उसने रसोइये का नाम भी लिया है। विमल, क्या ये सच है? नहीं महाराज, वो चोर झूठ बोल रहा है। वो बस अपनी फांसी टालना चाहता है। अगर ऐसा है तो साबित करने का एक ही तरीका है। विमल, ये शरबत तुम पियो। नहीं महाराज, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा पियो इसे, ये मेरा आदेश है। रसोइया विमल डर जाता है और डर के मारे महाराज को सब सच बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे लालच दिया गया था। पड़ोसी राज्य के गुप्तचरों ने मुझे बहुत धन का वादा किया था। इस शरबत में सचमुच जहर है। सैनिकों, इस गद्दार को काल कोठरी में डालो और उस कैदी सोमनाथ को, उसे ससम्मान मेरे सामने पेश करो अभी। सोमनाथ को दरबार में लाया जाता है। उसके पीछे पार्वती भी है, जो डरी हुई लेकिन भगवान का शुक्रिया कर रही है। सोमनाथ, आज तुमने ना केवल मेरी जान बचाई, बल्कि इस राज्य को बिखरने से भी बचा लिया। जेलर ने मुझे बताया कि तुम्हें ये सब सपने में दिखा था। क्या ये सच है? जी महाराज, ये ईश्वर की कृपा है। मुझे कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो भविष्य में होने वाले होते हैं। उस खजाने के बारे में भी मुझे सपने में ही पता चला था। मेरा इरादा चोरी का नहीं था, बस गरीबी ने मुझे अंधा कर दिया था। मंत्री जी, इस व्यक्ति को हम चोर समझ रहे थे, जबकि ये तो विधाता का भेजा हुआ दूत है। मुझे खेद है महाराज, मैंने सेठ धनसुख की बातों में आकर जल्दबाजी की। सोमनाथ वाकई बेकसूर है। सोमनाथ, तुमने राज्य की सेवा की है, इसलिए हम तुम्हें न केवल रिहा करते हैं, बल्कि वो हवेली जो तुमने खरीदी थी, उसे राजकीय उपहार के रूप में तुम्हें भेंट करते हैं। और आज से तुम हमारे विशेष राजकीय सलाहकार होगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम तुम्हारी दिव्य दृष्टि का परामर्श लेंगे। महाराज, आपकी जय हो। मैं और मेरी पत्नी आपके ऋणी रहेंगे। दुख की काली रात बीत चुकी थी और सुख का सूरज अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। देखा जी, मैंने कहा था ना कि भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। आज हम सम्मान के साथ अपने घर में हैं। सही कहा पार्वती, लेकिन ये शक्ति कोई खिलौना नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अब मेरा जीवन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि इस राज्य की भलाई के लिए है। और अब तो आपको काम पर जाकर बोरियां भी नहीं ढोनी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन वो मेहनत के दिन मुझे हमेशा याद दिलाएंगे कि जमीन से जुड़े रहना ही सबसे बड़ी अमीरी है। इंसान के कर्म और नियति का खेल निराला है। सोमनाथ ने गरीबी देखी, अपमान सहा, लेकिन अपनी ईमानदारी और शक्ति का सही इस्तेमाल किया। आज वह केवल अमीर नहीं था, वह सम्मानित था। और इसी के साथ नियति का संकेत की यह कहानी पूर्ण हुई।